जय हिंद, आज क्लास शुरू करते हैं। हाँ, तो हम बातचीत कर रहे हैं कि जैसे आपको किसी ने कहा, तो आपने तुरंत उत्तर दिया, आना हमारी गली में, आना हमारे एरिया में। बताएँगे आपको, ये आपके अंदर आया? तो एरिया है, गली है, इसका मीनिंग क्या आ रहा है? सर, इसका मतलब आ रहा है कि हमारा एक कोई रेंज होगा। हमारा कोई क्या होगा? एक रेंज होगा, ये रेंज है हमारा। या मानते हैं ग्वालटोरी में आप रहते हैं, तो ग्वालटोरी रेंज है हमारा। और यहाँ तक अगर कोई बंदा आया, इस बाउंड्री तक कोई बंदा आ रहा है, इस बाउंड्री तक वो हमसे इन्फ्लुएंस हो जा रहा है। इन्फ्लुएंस का मतलब है या तो हम उसको कूट देंगे, या तो वो हमसे डर जाएगा। और इससे बाहर है अगर वो, तो उसको आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो जो ये एरिया होता है, ये है क्या एरिया है? तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ने वाले हैं। इसको गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बोलते हैं। भैया इसी क्षेत्र की बात कर रहे थे, इसी फील्ड की बात कर रहे थे, एरिया की बात कर रहे थे। भाई कोई एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जैसे अर्थ थी, ध्यान से, अगर ये अर्थ था तो इस अर्थ का ये रेडियस था आरी। तो जैसे जैसे इस अर्थ से हम ऊपर जा रहे थे, तो धीमे धीमे ग्रेविटी से कम हो रहा था, कम हो रहा था। तो अर्थ क्या कर रहा था? धीमे धीमे इसका अट्रैक्शन फोर्स क्या हो रहा है? कम हो रहा है कि हाँ है ना? कम हो रहा है। एक समय आएगा, अगर हम अर्थ को और छोटा बना दें, हम कह दें अर्थ ये बॉल जैसा है, एक समय आएगा, अगर यहां तक कोई बॉडी अर्थ के अगल बगल आएगी, तो अर्थ उस बॉडी को खींच लेगी अपनी ओर। क्योंकि प्लैनेट के पास में एक फोर्स होता है, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। यहां तक कोई दूसरी बॉडी आएगी तो अर्थ उसको अपनी ओर खींच लेगी। अच्छा, इससे एक और कहानी बताते हैं, फिजिक्स बड़ी मजेदार है, अगर पढ़ना चाहो तो बड़ा मजा आता है। आप लोगों को कुछ कहानियां सुनने को मिलती है कि उल्का पिंड आया आया, गिरेगा 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 गिरेगा, गिरा नहीं। फिर एक न्यूज निकल के आती है, साइंटिस्ट लोगों ने उसको उधर घुमा दिया था, साइंटिस्ट लोगों ने इसको उधर घुमा दिया था। ये न्यूज आती है, सुना होगा। क्या हुआ? आइए उल्का पिंड यहाँ बताते हैं कैसे गिर रहा है। मान लेते हैं कि पूरा पूरा यूनिवर्स ऐसे, ओके, इस यूनिवर्स में हमारे पास अर्थ हमारी ये ऐसा है, दूसरा प्लैनेट होगा कोई, हम ए प्लैनेट रख ले रहे हैं, एक और प्लैनेट होगा, या अर्थ के बगल में एक और मून हो गया, इसका सब प्लैनेट हो गया, ठीक है। और इस जगह से कहीं से एक उल्का पिंड गिरता हुआ आ रहा है। उल्का पिंड बहुत दौड़ता है, लेकिन जब उल्का पिंड गिर रहा था तो दिख रहा था अर्थ के ऊपर आएगा, लग रहा था। वो तारा नहीं गिरता है, आपको लगता है तारा गिर रहा है, ले लो पलक तोड़ो और रखो, ले मांग लिया सूर्य राय मिल गई। तो भाई साहब उनका शादी शायद अभिषेक बच्चन से हुआ है। हाँ, तो वो उन्हीं की रहेंगी, तुमको नहीं मिलेंगी। हाँ, तुम लोग ये मत सोचा करो नहीं ऐश्वर्या राय मिल रही, लोग मिल जाएंगी। बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है, कहाँ पलक गिर जाए, रुको 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 रुको, कहाँ जमीन से ढूंढना है उसको, 1 घंटा बाद ढूंढ नाने के लाए, ये रखो रखो रखो, मांगो कि जरूर मेहनत करे तो मिल नहीं रहा, पलक गिरने से मिल जाएगा। तो ऐसा तो अगर होने लगे तो आदमी सब नोच नाच के मांग ले, 1 करोड़ पैसा, एक बंगला, एक गाड़ी, एक घोड़ी, एक लड़की, एक नौकरी, एक छोकरी, सब पलक तोड़ के मांग ले, मिल जाना चाहिए। कितना पढ़ने क्या मतलब है? कितना पढ़ने कोई मतलब है? भाई रोज डेली आप पढ़ने आ रहे, रोज नहीं हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपके स्कूल वाले बेचारे उसको पढ़ा रहे हैं, रोड कूट रहे हैं, घर वाले गरिया रहे हैं, किस लिए गरिया रहे हैं? नौकरी हो तभी ना। अगर ऐसा हो ना भाई साहब, तुम पलक की बात कर रहे हो, ये मतलब ये जो भी होती है, आदमी एकदम निकाल के रख ले भाई साहब। अब कुछ लोग तो ऐसे से मिलेंगे, ठीक है, अगर तुमको इससे मिले ना, हम आंखें ही निकाल रहे हैं अपना, लो बस मुझे पीएम बनाना है, बना दो मुझे पीएम। हो सकता है ऐसा? ऐसा नहीं होगा। आइए वापस आते हैं। तो जो कहानियां चल रही थी वो ऐसे थी कि ये अर्थ ये था, और यहां से कोई एस्ट्रोनॉट आ रहा था। साइंटिस्ट लोगों ने इस प्लेनेट से बाहर, अर्थ से बाहर स्पेस में बहुत सारी सैटेलाइट लगा के रखी,
तो उस सैटेलाइट से ऐसा उनको फील होती है, मतलब ये मिलता है पता कि शायद ऊपर से कुछ आ रहा है। जो हम लोग पास दिखाई पड़ता तारा टूटता हुआ, ऐसा कुछ ऊपर से आ रहा है। ये सबसे पहले साइंटिस्ट लोगों को पता चलता है। वो देखते हैं वो कितनी तेजी से आ रहा है, उसकी वेलोसिटी वगैरह पता हो जाती है। और हमारी अर्थ क्या हो रही है, देखिए यहाँ से आ रहा है, और अर्थ भी तो घूमती है कि नहीं घूमती? घूमती है, नहीं घूमती है? तो घूमती है। जब ये अर्थ घूम रही, हमारी तो ये अर्थ थी और ये इधर आ रहा था। कुछ समय बाद ये अर्थ घूम के अगर ऐसे निकल जाए, तो बताओ क्या ये उल्का पिंड अर्थ पे आएगा? कहीं और चला जाएगा? पक्का? एक तो कंडीशन ये हो गई कि उल्का पिंड हमारे ऊपर कैसा नहीं गिरता है। दूसरा, साइंटिस्ट इतना तेज हो गया है, इतना तेज हो गया है, स्पेस में बड़े बड़े प्लैनेट लगा के रखा है, अपने स्पेस प्लैनेट, सैटेलाइट बड़ी बड़ी सी, और उसमें इतना मैग्नेटिज्म भरता है, इतना मैग्नेटिज्म भर देता है। अगर छोटा मोटा उल्का पिंड आ रहा है अर्थ के पास में आ रहा है, तो यहाँ पर एक सैटेलाइट बना के रखा है, इस जगह पर, इस जगह मान लेते हैं ऐसे ही, इस जगह पर सैटेलाइट रखा है, इसके अंदर मैग्नेटिज्म बहुत तेज है, मतलब अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी बहुत तेज है। अब ये अर्थ ये नहीं घूम नहीं पा रहा है, बेचारे पास समय नहीं घूमने का, ये भाई साहब इसको चालू कर देंगे। ये अर्थ के पास आ गया था, अब जब इसको एक्टिव कर देंगे, इससे आ रहा था, इधर लाली ने लिपस्टिक लगा लिया, तो ये लड़की ये कहाँ जाएगा? ऐसा मुड़ जाएगा, इधर ट्रैक हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ पर ब्लास्ट हो गया, या इधर अट्रैक्ट हुआ, तो इसकी डायरेक्शन जो थी वो धीमे धीमे चेंज हो गई, और डायरेक्शन चेंज हो गई, इधर निकल गया। इसलिए उस साइंटिस्ट लोगों ने उल्का पिंड को बचा लिया, ये कहानी निकल के आई। मतलब ऐसा होता है। तो इसमें एक रेंज होता है, भाई किस रेंज तक अगर आएगा तो ये चीजें होंगी। आपको भी दिखाई पड़ता है स्पेस में बहुत है, वो गिरा जाकर गायब हो गया, तो तारा टूटता है, तो लगता है बहुत दूर, या कभी कभी आपने आसमान में ही आग दिखाई पड़ता है, मतलब उसकी डिस्टेंस जो होती है वो आसमान में ही दिखना शुरू होती है, आसमान में ही गायब हो जाती है। बहुत बार वो डिस्टेंस हमको दिखता है दूर के किसी अर्थ के कोने में गिरा जाकर। क्यों? क्योंकि जब हम अर्थ पे खड़े होते हैं, जैसे ये हमारा सरफेस है, हम जब देखते हैं ना, तो जहां तक हमारा विजन होता है, विजन के बाद में हमें लगता है कि धरती यहाँ से खत्म हो रही है, ऐसा लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? और जहां तक हमारा विजन होगा वहीं तक देख पाएंगे। और देखने के बाद में एक स्टॉपेज आता है कि भैया यहाँ से बात आगे नहीं देख पा रहे हैं, मतलब आप यहाँ चाहे इतने ब्लैंक स्थान पे खड़े हो जाओ, आप खाली स्थान पे खड़े हो जाओ, गाँव चले जाओ, खेतों में खड़े हो जाओ, लगे वहां जाकर सूरज डूब रहे हैं, तो मतलब आप यहाँ घुस रही है, दब रही, खत्म हो रही है, आपको उतार के खत्म हो जाएगा। अगर आप वहां पहुंच जाओ तो 4-10 किलोमीटर, तो आपको दिखे नहीं और आगे जाकर खत्म हो रही है। तो जो आपको लगता है ना, तो वो ऐसे आपके विजन से बाहर निकल जाता है, और वो भी बहुत तेज मूव कर रहा होता है। जैसे हम ऐसे खड़ा है, और अर्थ तो घूम ही नहीं, धीमे धीमे घूम रही, घूम रही है, हम ऐसे खड़े हुए हैं, तो वो ऐसे दिखाई पड़ा, वो मूव कर रहा है ना मेरे भाई, तो मूव करके नीचे निकल जाएगा, तो क्या हम देख पाएंगे? हम तो स्पेस में है ना, ऐसे ये गोला है, हम लोग ऐसे ऐसे, तो भैया हम यहाँ खड़े हैं ऐसे, अब वो ऐसे करके ऐसे निकल जाएगा, तो हमें तो यही दिखाई पड़ेगा ना, तभी लगता है यहाँ जाकर खत्म हो गया। और ये अगर हमारा विजन ज्यादा दूर नहीं है, तो हमें लगता है कि अर्थ के पास से निकल गया, ऐसा, तो वो ऐसे निकल जाता है यहाँ से, हमको लग रहा होता है यहाँ आकर अर्थ में यहाँ टकरा गया है, तो टकराया नहीं है, वो निकल गया है। समझ गए? क्योंकि हमारा विजन यहाँ तक था, अर्थ उससे आगे है। समझ गए? तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम लोग देखते हैं। अब आते हैं यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, ऐसे ही अर्थ के अगल बगल का एक कोई रीजन है मेरे भाई, जहां तक दूसरा प्लेनेट आएगा तो अर्थ उसको क्या कर लेगी? खींच लेगी। ये उल्का पिंड गिरते भी काय वजह से, जो ये गिरते हैं तो कैसे गिरते हैं? ऐसे गिरते हैं। आपको लगता है अर्थ बिल्कुल गोल मटोल बनी होगी, एकदम चिकन ऊपर से लेप दिया हुआ, ऐसा नहीं ना? कैसे बनी होगी? ये बनी होगी ऐसे, कुछ ऐसे बनी होगी, ऐसे पत्थर पहाड़ जैसी होगी ना, कुछ नोक जोक निकली होंगी, इसमें नहीं निकली होगी। अब अगर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है मान लीजिए किसी एक प्लेनेट से इस पर, तो ये भाई नोक धीमे धीमे क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, टूट जाएगी। तो ये भाई जब नोक टूट जाएगी, मतलब कुछ पहाड़ का एक हिस्सा टूट जाएगा। पहाड़ ना हो तो पहाड़ बिल्कुल चिकना होगा, एकदम गोला नहीं होगा ना, स्क्वायर तो नहीं होगा वो, उसमें कुछ ऐसी चीजें निकली होंगी, तो वही टूटती है। अट्रैक्शन, लगातार अट्रैक्शन हो रहा है, हर एक प्लेनेट एक दूसरे को खींच रहा है, सबको पता है। स्पेस में धरती आसमान में लटकी, ये वाला वीडियो हमने आपको दिखाया था, उसमें क्यों लटकी है? क्योंकि हर एक प्लेनेट एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। जब अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है मतलब खींच रहा है,
जब खींच रहा तुमको ऐसे खींच रहा है तो इसका धीमे धीमे और ऐसा कमजोर हो गया, तो ये हिस्सा तेरे को भागता है। बहुत बार ऐसा भी होता है, ये हिस्सा इतनी तेज भागता है, इतना तेज रफ्तार से, ऐसा माना जाता है कि अगर एक निडल छोटी सी, ये पेन ले जाओ, अगर इसको स्पेस से फेंक दिया जाए, अगर इसको स्पेस से फेंक दिया जाए और अगर ये पेन रास्ते में जले ना, तो यहाँ जब गिरेगा ना, कम से कम उत्तर प्रदेश खत्म कर देगा। कितना भयानक इसका विस्फोट होगा। तो होता क्या है, इतना अच्छा जलता कैसे है? जलता कैसे है? अच्छा, आग की खोज कैसे हुई थी? सर जब दो चीजें टकराई थी तो आग की खोज हो गई थी। आज भी जब कोई चार पहिया गाड़ी चल रही है या कोई गाड़ी चल रही है, अब बहुत तेज अगर रोड में टकरा जाए, वो गाड़ी निकलता है। तो कुल मिलाकर अगर कोई चीज को रफ कर दिया जाए तो क्या पैदा होती है? हीट, आग पैदा होती है। ऐसे यहाँ टुकड़ा टूटता है और ये इतना तेज इससे अर्थ हो गया, कोई दूसरा प्लैनेट हो गया, इतना तेज इसको खींचता है, इतने तेज खींचता है कि भाई साहब एयर और इस बॉडी में फ्रिक्शन हो जाता है। वहां स्पेस है, भाग रही है, तो इस जो स्पेस में भागेगा तो इस पर फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा? जब कोई भी चीज अगर इसमें भागेगी तो फोर्स लग रही है, हवा इस पर फोर्स लगा रही है, नहीं लगा रही है? चाहे स्टेबल है, फिर भी अगर तुम ऐसे हाथ करोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा? ऐसा करके देखो, ऐसे एकदम तुम्हारे हाथ को लगेगा, ऐसा करो, ऐसे और ऐसे करो, बस किसी को तमाचा मारना नहीं है। ऐसे नहीं आएगा, बहुत तेज ऐसे आएगा, तो आपको लगेगा कि हाथ के अगल बगल से कुछ निकल रहा है, एयर जैसे ही। तो ये होता है एयर का फ्रिक्शन, और एयर फ्रिक्शन जो करती है, उसी की वजह से ये जो होता है ना, ये मिट्टी या पहाड़ जल जाता है, और इतना दूर होने पर आते 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 तो खत्म हो चुका होता है, राख बन जाता है। तो वो प्लान लगता नहीं, आया तारा, आया आया आया, अब वो किसी को लेकर आए, मांग लेते हैं सूर्य राय को। तो वो आग खुद ही जल रहा है बेचारा, वो खुद ही अपने किसी प्लेनेट से दूर हो गया है। उसे क्या औकात तुमको किसी से मिला दे? वो अपनी ओरिजिन चीजों से दूर होकर आ रहा ना, वो कैसे मिला देगा यार? अब फिर वो जल रहा है, देख रहे हो, आग जल रही है, उसमें तो मांग रहेगा सूर्य राय मिल जाए। हाँ? तो वो खत्म हो जाता है यहाँ तक आते आते, तभी बहुत बार आपको इस तरह से नहीं पड़ता, दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, हर एक प्लैनेट के अगल बगल कोई एक रेंज होती है जहां पर दूसरा प्लैनेट अट्रैक्शन फोर्स का, जैसे हम अगर कह दें कि क्या अर्थ सबसे लास्ट वाले को अट्रैक्ट कर रही होगी? नहीं, अर्थ अपने अगल बगल के कुछ प्लैनेट को ही तो अट्रैक्ट कर पा रही होगी, तो सबसे लास्ट वाले को भी अट्रैक्ट कर रही होगी? नहीं कर रही होगी, वहां तक की रेंज नहीं होगी। तो किसी एक प्लैनेट के चारों ओर का वह रीजन, वह एरिया, वह स्पेस जहां पर कोई दूसरा प्लैनेट अट्रैक्शन फोर्स को फील करे, एक्सपीरियंस करे, दिस फील्ड इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड? ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? सर हम समझ गए, अगर किसी भी प्लैनेट, ये कोई एक प्लैनेट है, द एरिया around a planet or region around a planet where any another planet experience attraction or repulsion force, attraction or repulsion force, वैसे attraction होता है, इसमें repulsion नहीं होता है, तो attraction force, this region is known as, क्या ये बात समझ में आई? ग्रेविटेशनल फील्ड सीख गए, क्या होती है बताओ जरा? किसी प्लैनेट के चारों ओर का वह एरिया जहां पर दूसरा कोई प्लैनेट आए तो अट्रैक्ट होने लगे, उसे क्या बोलते हैं? अच्छा बताइए, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड? द रीजन और एरिया अराउंड अ प्लैनेट वेयर एनी अनदर प्लैनेट एक्सपीरियंस अट्रैक्शन फोर्स इज नोन एज, बताओ ऋषभ, बताइए, बताओ। द एरिया और रीजन अराउंड अ planet where another planet experienced attraction force is known as, समझ गए? अब ये तो समझ में आया कि कोई दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा था, अब ये भी समझना है, नहीं समझे? एक ये लड़का है और एक ये लड़की है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं भैया, एक दूसरे को बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। अब एक और चीज होता है ना कि पापा लोग भिजवाते हैं, पंडित जी को भिजवाते हैं, चेक करो जाकर कितना अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है।
पंडित जी का मतलब एक बिचौलिया, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारे दोस्त को बुलाते हैं, पापा इधर आओ, ये बताओ इनके बीच में कितना मैटर कहाँ तक बढ़ गया है? तो लड़ाई के तो नहीं भाग जाएगा ये? पूछते हैं, तुमसे नहीं पूछते हैं, तुम्हारे दोस्त से पूछते हैं, होता है कि नहीं होता है? क्यों? क्योंकि तुम सही नहीं बताओगे। सुनो मेरे भाई, ध्यान समझते हो, चलो मजाक भी क्या, कि भैया इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स तो लग रहा है, लेकिन कितना लग रहा है ये नहीं पता। तो जितना अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो पता कर लिया जाए, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? तो आपसे एक प्रश्न आएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगा? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी कुछ नहीं है, द वैल्यू ऑफ by which any another sorry the value of attraction force, the value of attraction force by which a planet attract another planet is known as gravitational field intensity। क्या है? जब कोई एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट को जिस फोर्स से खींच रहा है उस फोर्स को क्या बोलते हैं? नहीं आया भाई? कितना फोर्स लगा इनके बीच में, वही तो ना, नहीं समझे? पक्का? तो कह रहा है भैया फोर्स लग रहा है। अब फोर्स लगता किस पे? मास के हिसाब से लगता है। फोर्स याद है आप लोगों को? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था? कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। भाई मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो कोई बॉडी कितना पास आ रही है, जैसे ये अर्थ है, इसके पास में कोई बॉडी आ रही है तो कितनी बड़ी है इस बात पर डिपेंड करेगा। तो अगर ज्यादा बड़ी होगी तो बहुत तेज खींचेगा, है ना? तो इसका मीनिंग ये हो गया कि जब भी इसके ऊपर इंटेंसिटी लग रही है तो इंटेंसिटी होती है मास पर लगने वाला फोर्स। मास पर क्या लगने वाला फोर्स, आप समझ गए? मास पर लगने वाला फोर्स, मास के ऊपर फोर्स। फॉर्मूला याद हो जाएगा क्या? इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? मास पर फोर्स। दीक्षा, मास के ऊपर फोर्स। फॉर्मूला याद हो गया? तो इंटेंसिटी फॉर्मूला क्या हो गया आपको? याद नहीं? मास के ऊपर याद रखना है, मास के ऊपर। तो फॉर्मूला हो जाएगा आई इक्वल एम से ऊपर एफ, एफ अपॉन एम। याद रहेगा? पक्का? क्लास 12 में काम आने वाला है सब चीजें। यहाँ पर डिपेंड कर रहा है फोर्स, देखिए मास पर। मुस्कान, यहाँ फोर्स डिपेंड कर रहा है मास पर, तो यहाँ पर आ रहा है मास, वहां चार्ज पर, वो चार्ज पर डिपेंड कर जाएगा। तो इंटेंसिटी इक्वल हो जाएगा फोर्स मास पर लगने वाला फोर्स। समझ गए? ऐसे बोल सकते हैं द रेशियो, इस लाइन को बोलते हैं रेशियो, द रेशियो ऑफ फोर्स एंड मास इज नोन एज इंटेंसिटी। बोलो फिर से, द रेशियो फोर्स एंड मास इज नोन एज द रेशियो ऑफ। पक्का? अब इसका यूनिट बताओ, यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट क्या होगा? दीक्षा सर जी, इसका यूनिट न्यूटन होता है और इसका यूनिट क्या होता है? केजी। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन पर। समझ गए? तो यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट क्या हो जाएगा? नहीं आ रहा समझ में? पक्का? तो अभी हमने कुछ फॉर्मूला पढ़ लिया। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फॉर्मूला क्या था? मास पर लगने वाला फोर्स। यूनिट क्या था इसका? न्यूटन पर केजी। समझ गए? कोई दिक्कत? अब कहता है अगर कोई एक प्लैनेट है, सुनो इसका फॉर्मूला बताओ। अगर मान लो ये एक प्लैनेट है तो इससे आर डिस्टेंस पर दूसरा प्लैनेट हो, इस पर आर डिस्टेंस पर कोई दूसरा प्लैनेट हो, ये पहला, ये दूसरा, तो बताओ दोनों के बीच में कितना चक्कर चल रहा होगा, कितना इंटेंसिटी लग रहा होगा। तो आपसे कह रहा दोनों के बीच के इंटेंसिटी बताओ। क्या बताओ? इंटेंसिटी। अब कैसे निकालें इंटेंसिटी? हमने कहा भाई इंटेंसिटी निकालने का तरीका होता है क्या? इंटेंसिटी का फॉर्मूला एक ही है। वो क्या होता है सर जी? मास पर लगने वाला फोर्स। और आपने पढ़ा जब कभी दो प्लैनेट एक दूसरे के पास हो जाए, पार्क में दो लोग एक दूसरे के पास बैठ जाए, तो उनके बीच में क्या लगना शुरू हो जाएगा?
फिर पार्क में दो लोग बैठेंगे तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लग जाएगा भाई, वहां पर लग जाएगा। और जब प्लैनेट दो पास में हो जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाएगा। जब कभी भी दो प्लैनेट को पास रख दिया जाए तो उनके बीच में क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ये बात हम पढ़ कर आए हैं। अगर इसका मास मान लो m1 है, इसका मास क्या मान लो m2 है, या अगर हम अर्थ के केस में बताएं इसका मास कैपिटल M या m1 मानते हैं अभी यही। तो जब कोई दो प्लैनेट किसी एक डिस्टेंस पर पास बैठे होते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है। न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ के हिसाब से फोर्स क्या होता है सर जी, फोर्स होता है कैपिटल जी, पहले वाले का मास मल्टीप्लाई दूसरे वाले का मास और डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है, हाँ है ना, पक्का। मुझे कैलकुलेट क्या करना था, इंटेंसिटी क्या निकालना था, तुमने निकाला क्या है। हम लिखेंगे जब मुझे पता है इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल एम अपॉन एफ। और ये एम कौन सा, ये वाला कौन सा, क्या जो इसके ऊपर लग रहा है, जिसकी बॉडी पर जिस पर लग रहा है, फोर्स पर लग रहा है ना, क्या M2 लगा दें यहाँ पर, यहाँ के एफ की वैल्यू उठा के यहाँ छपका दें। जो एफ की वैल्यू आई पूरी कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर डिवाइड बाई m2, कोई दिक्कत। और ये कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, हाँ है ना। तो अगर ये डिवाइड में आया तो क्या ये कैपिटल जी m1 m2 दीक्षा, क्या ये m2 एंड आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से ये क्या m2 m2 कैंसिल हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, कैपिटल जी m1 आर स्क्वायर आया, हाँ है ना, नहीं आया। अगर हम कह दें कोई अर्थ के पास में कोई बॉडी आ रही है उस पर कितना इंटेंसिटी लगेगा, देखा अर्थ का मास मान लो कैपिटल जी कैपिटल एम, और अगर कोई बॉडी होगी तो उसको मान लो मास क्या स्मॉल एम। जब कोई इनको रख दे मान लें कि आर डिस्टेंस पे, किस मिनट में आर डिस्टेंस पे, जब कभी दो प्लैनेट एक पास में एक दूसरे के पास में रखे हो तो क्या लगता है इसके बीच में, क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। जब आप भूल जाओ याद करो पार्क, पार्क में दो लोग डिस्टेंस बैठा हुआ है, फोर्स लगेगा, लगेगा ना। तो फोर्स नहीं कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, फोर्स। अगर हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ से फोर्स कहता है पहले कैपिटल जी, पहले का मास कैपिटल एम, दूसरे का मास स्मॉल एम डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्यों कुशल भाई। अब दूसरा पॉइंट कि जब इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ अपॉन एम, जैसे बॉडी पर लग रहा है वो वाला, भाई इस पर लग रहा है ना फोर्स, तो लिखेंगे। अब फोर्स की वैल्यू कितनी हमारे पास, कैपिटल जी एम स्मॉल एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई स्मॉल एम, ये नीचे आएगा, क्या हो जाएगा इब्राहिम, कैपिटल एम स्मॉल एम और ये आर स्क्वायर एंड स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल। तो रौनक भाई क्या हो जाएगा, आई इक्वल कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, आया है ना। इंटेंसिटी किन किन बातों पर डिपेंड करती है कुशल, सर जी इंटेंसिटी बराबर आया कैपिटल जी कैपिटल एम और आर स्क्वायर, क्या है ना। तो इंटेंसिटी डिपेंड करती है सबसे पहले मास पर, मास ऑफ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास ऑफ बॉडी। और जितना बड़ा प्लैनेट होगा, जितना बड़ा प्लैनेट होगा उसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, नहीं समझे, समझाते हैं। मान लो एक प्लैनेट इतना सा है, एक प्लैनेट इतना सा है, बताओ दोनों में वेट किसका ज्यादा, दोनों में वेट किसका ज्यादा होगा, फर्स्ट वाले सेकंड वाले का। अगर प्लेनेट के मतलब थिंकिंग रखी गई है तो प्लेनेट में हर एक में प्लेनेट में वही अर्थ होगा, पानी होगा, पत्थर होगा, जो भी है होगा ना। तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते भैया यहाँ लोहा होगा यहाँ पर रुई होगा, दोनों के अंदर जो ऑब्जर्वेशन हुई होगी वो सेम हुई होगी। तो डिपेंड कर जाएगा साइज पर, किस पर डिपेंड कर जाएगा, साइज पर। तो यहाँ का जो मास होगा वो कम होगा और यहाँ का मास होगा वो ज्यादा हो जाएगा, इसका मास ज्यादा हो जाएगा। अब रेंज क्या होती है, छुटका सा मास है तो बेचारे का रेंज यहाँ तक होगा केवल, होगा। अब मास का बड़का सा है तो इसका रेंज कहां तक होगा, दूर तक होगा, आया ना, पक्का। अब दूर तक होगा तो खींचने की पावर किसकी ज्यादा है, इसकी की इसकी, m2 की। तो मास बढ़ने पर खींचने भाई आई क्या था, व्हाट इज आई, कितना दोनों के बीच में चक्कर है, मतलब कितना अट्रैक्शन है,
कितना फोर्स लगा रहा है, कितना इंटेंसिटी खींचने की, हाई इंटेंसिटी होता है। इंटेंसिटी बताया था ना हमने आपको, ये लाइट, ये हो गया, ये इंटेंसिटी आ रहा है ना, तो इंटेंसिटी का मतलब कितना ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो इंटेंसिटी यहाँ पर इसका एरिया बढ़ रहा है, इसका इंटेंसिटी बढ़ रहा है, तो इंटेंसिटी डिपेंड कर रहा है मास पर, क्योंकि एरिया कम बढ़ रहा है जब मास बढ़ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? मास इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है? मास पर। और इंटेंसिटी डिपेंड करती है किस पे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। अब अगर मान लो कोई बॉडी बहुत दूर रख दिया जाए, जैसे एग्जांपल के रूप में आपको बहुत बार पढ़ाया हमने आपको, मान लो ये पार्क था, शगुन, यहाँ एक कोई बैठा है, यहाँ कोई एक बैठी है ऐसे, और इनको यहां से केवल बैठाया गया है 50-20 कदम दूर, हाँ 20 कदम मान लेते हैं। और अगर हम इस लड़की को उठाकर और दूर कर दें, पार्क से बाहर बैठा दें, जाकर चाय की दुकान पे बैठा दें, और यहाँ 100 कदम हो जाए, कितना हो जाए? 100 कदम हो जाए, तो क्या यहाँ पर फोर्स उतना ही लग पाएगा? दूरी बढ़ने से फोर्स क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ऐसे अगर कोई दो प्लैनेट है, एक प्लैनेट ये M1 और एक प्लैनेट ये है M2, तो इसके बीच में एक फोर्स लग रहा है, तो अगर इस प्लैनेट को उठाकर हम और दूर कर दें तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसका मतलब रेडियस के कैसा होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसा होता है? तो अगर रेडियस बढ़ेगी तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मास बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। बात समझ गए? नहीं आया? पक्का? कोई डाउट? तो इंटेंसिटी सीख गए हम लोग। अगर आपसे कहेगा कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ अर्थ व्हेन अ बॉडी इज प्लेस्ड, अ बॉडी इज प्लेस्ड एट आर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, तो इंटेंसिटी निकाल पाओगे? यही वाला पूरा डिस्टेंस कर देना है। मान लेते दो प्लैनेट हमारे पास में, और एक अर्थ था, तो अर्थ का मास m है और उस प्लैनेट का मास कितना है? स्मॉल m है, डिस्टेंस r है। हम लिखेंगे व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर प्लेट्स, या व्हेन टू प्लैनेट्स आर एट r डिस्टेंस, then between them a force is generated that is known as attraction force or gravitational force. So according to Newton's law, this gravitational force equal this, and according to definition of intensity of gravitational field, F upon m, putting the value of F, so then calculate this. समझ में आया कि नहीं आया? पक्का कैलकुलेट कर पाओगे? न्यूमेरिकल भी लगवाएंगे अभी आप लोगों से। अब आपसे एक न्यूमेरिकल कह रहा है, अगर मान लो कि 0.3 किलोग्राम का कोई बॉडी, अगर 0.3 ऐसा कह रहा है, मान लेते हैं, सभी लोग करके दिखाओ। कोई एक अर्थ है, मतलब अर्थ तो एक है, ये कोई का मतलब क्या है? ये अर्थ है, इस अर्थ से कुछ सर्टेन डिस्टेंस पर, डिस्टेंस नहीं कहिए, सर्टेन डिस्टेंस पर 3.7 kg का कोई एक बॉडी रखा हुआ है, और ये अर्थ इसके ऊपर, अर्थ इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रही है? अर्थ इसके ऊपर 74 न्यूटन का फोर्स लगा रही है। मान लो किसी बॉडी के ऊपर और 74 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, एक बॉडी, मास ऑफ बॉडी इज 3.7, देन कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इंटेंसिटी बताओ कितना होगा? फिर से पढ़ते हैं, व्हाट इज इंटेंसिटी? सर जी कोई बॉडी जब किसी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाता है, किसी बॉडी पर फोर्स लगाता है, उस बॉडी के मास पर, उस बॉडी के मास पर जो फोर्स लगाया था उसे क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी बोलते हैं। इस बॉडी का मास कितना है? 3.7 है, और इस पर फोर्स कितना लग रहा है? 74 लग रहा है। डेसिमल हटाएंगे, ऊपर जीरो बढ़ाएंगे, जीरो बढ़ा दिया, 37 कैंसिल करेंगे, 20 इंटेंसिटी क्या आ जाएगा? 20 न्यूटन। भाई फॉर्मूला क्या हो? न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी। क्या बात समझ आई? कर ले गए? नहीं आया? अरे सर जी हम तो दूसरा फॉर्मूला लगा रहे थे। दूसरे फॉर्मूले में अब ये देखना है, ध्यान से देखो एक बार फिर से, दीक्षा आप समझते हैं, दो फॉर्मूले पढ़ा दिए हमने आपको। जब कोई एक प्लेनेट किसी दूसरे प्लेनेट पर जिसका मास m है, इसके ऊपर फोर्स लगाता है, तो वो कितना फोर्स लगा रहा है उसे इंटेंसिटी कहते हैं। तो इंटेंसिटी, जो इंटेंसिटी होती है, वो इंटेंसिटी, जो इंटेंसिटी होती है
मेरे भाई वो इंटेंसिटी इस बॉडी के मास पर डिपेंड करती है, इस बॉडी के मास पर कितना फोर्स लग रहा है। दूसरा पॉइंट, अगर हमें पता हो कि कोई एक खुद बॉडी का मास कैपिटल एम हो, खुद एक बॉडी का मास क्या हो, कैपिटल एम हो, और ये किसी एक दूसरे प्लैनेट पर कितना फोर्स लगा रही है, अगर ये प्लैनेट आर डिस्टेंस पर हो, अगर ये प्लैनेट कितने पर हो, आर डिस्टेंस पर हो, तब फॉर्मूला होता है भैया इसका मास डिपेंड करता है इंटेंसिटी कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इन दोनों बातों को ध्यान रखोगे तो हमेशा याद रहेगा, इस बार डिस्टेंस नहीं गिवन था, मास और फोर्स पर हम यही लगा देंगे। समझ गए? वापस एक सवाल और करके दिखाओ। अब सवाल कह रहा है अगर 1000, बड़ा सवाल है ये वाला, देखते कितने बच्चे कर पाएंगे। 10,000 लिखा है, अगर 10,000 किलोग्राम, 10,000 किलोग्राम व 100 किलोग्राम के दो, एक 10,000 किलोग्राम का कोई एक प्लांट है और एक 100 किलोग्राम का कोई एक प्लांट है, और ये दोनों किसी एक सर्टेन 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है, 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो इनको मिलाने वाली रेखा किस बिंदु पर ग्रेविटी क्या होगी, जीरो होगी। अब कह रहा सुनो, किस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाए, जीरो। किस पॉइंट पर इनके बीच पहुंचोगे भाई, अगर दोनों हम तुमको खींच रहे हैं तुम हमको खींच रहे हो, तो एक कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पर एक फोर्स जीरो हो रहा होगा, होता है हमेशा, ऐसा नहीं होता है, नेट फोर्स यहाँ पर जीरो हो जाता है, तो इनके बीच में कहां पर जीरो हो रहा होगा ये आपको बताना है। हिंट्स दे दें, यहां से मान लेना कि इसके एक्स डिस्टेंस पर क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो ये पूरा 1 मीटर था, और इससे अगर एक्स माना है तो कितना बचेगा, 1 - एक्स बचेगा मीटर, यहाँ डिस्टेंस बचा, और इन दोनों के बीच का फोर्स की वैल्यू क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है, तो यहां से फोर्स निकालो, ग्रेविटी यहां से निकालो और यहां से निकालो इंटेंसिटी, और बराबर रख दो, काम हो जाएगा। समझ गए? दोनों के बीच में इंटेंसिटी निकाल लो, क्या कर दो, इक्वल रख दो, काम हो जाएगा। ये हम देख रहे हैं इस जगह से कितना फोर्स आ रहा है और इस जगह से कितना ताकत लग रही है, दोनों जहां जीरो हो रहे हैं तो इक्वल होंगे। कर पाए आप लोग, नहीं कर पाए? समझते हैं। देखिए किसी एक सर्टेन डिस्टेंस, इंटेंसिटी क्या दी, क्या नाम तुम्हारा, ए भाई अविरल, व्हाट इज इंटेंसिटी? सर इंटेंसिटी का मतलब था अगर कोई बॉडी है, उस बॉडी से इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, अगर उस बॉडी से किसी एक सर्टेन डिस्टेंस पर दूसरी बॉडी रखी हो तो इंटेंसिटी उसके ऊपर लग रही थी, याद ना आप लोगों को, तो अपना मास यूज कर रहा था वो वहां पर। ऐसे ही इस जगह से इंटेंसिटी अगर चेक कर लें, इस प्लेस पर इंटेंसिटी क्या होगी, इस प्लेस पर इसकी वजह से कितना इंटेंसिटी लगेगा, हमने कहा यहां से इस पर लगने वाला इंटेंसिटी I1 है। क्या है, I1 है। जो लगने वाला इंटेंसिटी होता है, इंटेंसिटी कहता है कैपिटल जी, और जिस बॉडी उसका मास क्या हो जाएगा, 10,000 kg अपॉन जिस बॉडी से जिस जगह पर इंटेंसिटी लग रहा है उसके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है, एक्स का स्क्वायर। आया ना, कोई दिक्कत किसी को, उसका रुक जाओ, आया। अब हम कहते हैं इस पॉइंट पर इस बॉडी की वजह से कितना इंटेंसिटी, इस बॉडी पर, इस पॉइंट पर इस बॉडी की वजह से इंटेंसिटी मान लेते हैं क्या, I2। इंटेंसिटी फॉर्मूला क्या, कैपिटल जी, इस पॉइंट पर इस बॉडी की वजह से इस बॉडी का मास कितना, 100 अपॉन इस पॉइंट पर इस बॉडी से कितना दूर। हाँ ये समझे, नहीं आ रहा है? अगर हम कहते हैं इंटेंसिटी जो अभी कैलकुलेट किया था वो ये था, कैलकुलेट द इंटेंसिटी, ये था क्वेश्चन, ऐसे समझा दे तो ज्यादा समझ में, कैलकुलेट कैलकुलेट इंटेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ बॉडी ऑफ प्लैनेट एट आर डिस्टेंस। ये किसी एक प्लैनेट से आर डिस्टेंस पर कितना इंटेंसिटी होगा, जैसे अगर ये कोई प्लैनेट है तो ये प्लैनेट का रेंज यहां तक है,
यहां तक है, यहां तक अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा तो उसको ये खींच लेगा, खींच रहा है, तो इसका फील्ड यहां तक हो गया। तो अगर इसको यहां रखे तब कितनी तेज खींचेगा, यहां रखे तब कितनी तेज खींचेगा, यहां रखे तब कितनी तेज खींचेगा। तो प्रश्न बन गया भैया आर डिस्टेंस पर रख दे, कोई सर्टेन डिस्टेंस मान लिया हमने कितने पर, अगर इस प्लेनेट से किसी ऑब्जेक्ट को आर डिस्टेंस पर रख दे, इस पर रख दे, तो इस पी पॉइंट पर इंटेंसिटी कितना लगाएगी, ये बॉडी इस पी पॉइंट पे कितना इंटेंसिटी लगाएगी, ये बॉडी इस पी पॉइंट पे। तो कह देंगे भैया इस बॉडी के जरिए से इस पी पॉइंट पर लगने वाला इंटेंसिटी जो होता है वो कैपिटल जी, इस बॉडी खुद का मास, और जिस पॉइंट पूछ रहे हो तो बॉडी से पॉइंट तक की डिस्टेंस, क्या बॉडी से पॉइंट तक की डिस्टेंस, बॉडी से पॉइंट तक की डिस्टेंस का स्क्वायर, ये होता है। समझ में आया कि नहीं आया, आया दीक्षा। अब अगर हम आपसे कहें यहां पर आ जाए कि इस बॉडी से इस पॉइंट पर इंटेंसिटी पी पॉइंट पर, तो आपने कहा इस बॉडी से इस पॉइंट पर, तो कैपिटल जी इस बॉडी का मास इस बॉडी से यहां तक का डिस्टेंस का स्क्वायर, हमने कहा इस बॉडी से इस पॉइंट तक, आपने कैपिटल जी एंड इसका मास और इस बॉडी से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, डिस्टेंस मिला क्या 1 माइनस एक्स का। क्या ये बात समझ आई, नहीं आई। और आप कह रहा है कि हमने कंसिडर किया कि इस वाले पॉइंट पर फोर्स क्या हो जा रहा होगा, जीरो, मतलब इंटेंसिटी दोनों तरफ से खिंचाव क्या हो जा रहा होगा, जीरो हो जा रहा होगा। तो मतलब दोनों की इंटेंसिटी बराबर हो जा रही होगी, हो रही होगी। तो हमने इसका मीनिंग हो जा रहा है F1 इक्वल क्या F2 I1 I2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कैपिटल जी 10,000 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये कैपिटल जी 100 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, जी से जी 1212, नहीं आया। कितना बचा हमारे पास में, बचा हमारे पास 100 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ बच्चों ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया होगा, ये माइनस का होल स्क्वायर लगाया होगा, ये सब काम किया होगा, ये सब काम नहीं करना होता, बी स्मार्ट। कैसे, हाँ बहुत तेज लड़के का स्क्वायर से स्क्वायर काट दिया, ऐसे ऐसे काटा, ऐसे नहीं कटेगा, हाँ इसका स्क्वायर पहले लगाना पड़ेगा। अब इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर और इस पर भी स्क्वायर, देखो लगा कि नहीं लगा ना, बहुत तेज स्मार्टनेस में फिर आपका स्कूल नंबर काट देंगे, सर जी वहां नंबर फालतू काट दिया, समझ रहे, ऐसा नहीं, सब पे स्क्वायर लगा दिया तो ऊपर नीचे दोनों पे स्क्वायर हो गया, मतलब दी होल पर स्क्वायर लगा सकते, यहां पर भी क्या मतलब दी होल पर स्क्वायर लग सकता है ऐसे। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पूरे नंबर पे स्क्वायर ना, अब क्या बचेगा 10 अपॉन एक्स इक्वल 1 अपॉन 1 माइनस, अगर आप यहां काट देते तो देखो 100 बच जाता, होता कि नहीं होता, गड़बड़ हो जाता। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अब क्रॉस करेंगे तो यहां आ जाएगा 10 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा कितना हमारे पास एक्स, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10 माइनस 10x माइनस 10x इक्वल एक्स, इसको उधर भेज देंगे तो 10 इक्वल कितना 11x, नीचे आ जाएगा तो 10 अपॉन कितना 11 इक्वल एक्स, डिवाइड करेंगे तो 0.99 करके आ जाएगा लगभग। अगर इससे देखा जाएगा तो 0.99 की डिस्टेंस पर आ जाएगा, और इससे चेक किया जाएगा 0.11 की डिस्टेंस पर आ जाएगा, 0.1 पर। समझ गए, नहीं आया, आ गया। एक चीज और, हाँ खत्म कर दीजिए आज पूरे टॉपिक को ग्रेविटेशन वाले को, बस एक चीज बची है, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और इसके बाद में, अच्छा अब आपसे कह दीजिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। अभी आपने 2 पॉइंट पढ़े थे, क्या इंटेंसिटी, इंटेंसिटी फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, इंटेंसिटी फॉर्मूला पढ़ा आपने क्या एफ मास ऐसे, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, तो दूसरा फॉर्मूला में पढ़ा कि आई इक्वल कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये पढ़ा, इंटेंसिटी हो गया। अच्छा मुझे बताओ एक बात ध्यान से कि आपसे कहें पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्या होता है, इसको याद है,
कि पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है मुझे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल V इक्वल तुम्हारे पास फॉर्मूला होता है जितना इंटेंसिटी अपॉन आर, एल इंटेंसिटी अपॉन आर लगा दो, नहीं इंटेंसिटी इंटू आर, ये होता है इंटेंसिटी इंटू आर, याद होगा, नहीं याद है? पोटेंशियल इक्वल V इक्वल E इंटू आर, एक फॉर्मूला हुआ करता था, याद है किसी को? अगर नहीं याद तो याद करना है। क्या एक और फॉर्मूला होता है, V इक्वल क्या, आई आर, V इक्वल आई आर। तो अगर पोटेंशियल की बात करें तो बन जाएगा हमारे पास में आई, और एक और फॉर्मूला होता है शायद, अगर उससे ना निकालना चाहो, जैसे हमने इंटेंसिटी निकाली है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का कहता है। अच्छा इससे बता दें, चला सही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहता है, सुनो, आपने कहा सर जी अगर ये बॉडी एम है, इसका मास, तो इससे आर डिस्टेंस पर अगर मुझे इंटेंसिटी पता करना हो, क्या पता करना हो, तो फॉर्मूला बनता है आई इक्वल कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। क्या बनता है, एम अपॉन आर स्क्वायर। और अगर आपसे कह दें इसका बॉडी का मास है, तो आर डिस्टेंस पर आपको पोटेंशियल ग्रेविटेशनल क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इक्वल बिल्कुल सेम जी एम अपॉन आर स्क्वायर की प्लेस पे केवल आर, स्क्वायर की प्लेस पे कितना, केवल आर। आप समझ गए, स्क्वायर की प्लेस पे कितना, केवल आर। अब आपसे कहते हैं रिलेशन बिटवीन, बताओ रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा? आपने कहा सर जी सुनो, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम कैपिटल जी आर का स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल जी एम अपॉन आर, और ये होता है आई इक्वल, ये होता है वी इक्वल। क्वेश्चन नंबर क्या हो गई, सेकंड। अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें, अगर हम क्या करते, दोनों को डिवाइड, आई अपॉन वी, आई अपॉन में क्या लगा दें, यहाँ अपॉन में लग जाएगा, तो इसका मीनिंग हो जाएगा कैपिटल जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, कैपिटल जी एम अपॉन केवल आर, है ना। और ये यहाँ नीचे आ जाएगा, ये खुद कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। आई अपॉन क्या हो जाएगा, वी कैपिटल जी एम इंटू आर डिवाइड बाई कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये से कैंसिल, और एक आर से एक आर कैंसिल, क्या है आई अपॉन वी इक्वल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आई इंटू आर इक्वल क्या हो जाएगा, वी। अभी यही तो रिलेशन बता रहे थे आप लोगों को, वी इक्वल होता है आई इंटू आर। क्या बात समझाई, नहीं आई, आ गई, पक्का। एक लास्ट और, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तरह की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है, तुम्हारे में जरूर पूछा जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, बताओ। अच्छा, पोटेंशियल जानते हो क्या होता है, वर्क एनर्जी होती है, वर्क क्या होता है, एनर्जी होती है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इक्वल क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, हाँ या ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अच्छा बताओ, अगर हम कहें कोई एक बॉडी है, तो यहाँ पर दूसरी बॉडी, इसका डिस्टेंस कम या ज्यादा कर दें, तो इसके ऊपर लगना फोर्स चेंज हो जाएगा, पक्का। तो डिस्टेंस में कन्वर्जन हो रहा है, डिस्टेंस में चेंज आ रहा है, यहाँ लिख देते हैं चेंज के फॉर्म में, टी डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी एक्स। मान लो डिस्टेंस यहाँ पर आर नहीं, इस बार क्या रख दिया हमने, एक्स, इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं हम लोग, ये चेंज हो रहा है। किसी बॉडी का मास बदल सकता है, नहीं बदल सकता है, तो बस केवल यही चेंज होगा। आइए भैया यहाँ तक पहुंच गए, अब वापस आते हैं, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का सर जी फॉर्मूला कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम, कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एक्स का स्क्वायर लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, एक्स का स्क्वायर लगाएंगे। डिस्टेंस क्या मानी हम लोगों ने, एक्स कंसिडर करिए। अब इसको बाहर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, डी इक्वल कैपिटल जी एम स्मॉल एम, और ये 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर एंड डी एक्स, क्या इतना लिख सकते हैं। जो ये डी बना है इसको बोलते हैं डिफरेंशियल, क्या बोलते हैं। अब डिफरेंशिएशन इधर जाएगा तो क्या बनता है, इंटीग्रेशन, क्या बनता है, तो डब्ल्यू इक्वल लगेगा इंटीग्रेशन कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। अब देखिए फंक्शन सीख जाइए,
डिफरेंशियल का कहानी होती है, जब कभी इंटीग्रेशन लगा ऐसे, तो लगा इंटीग्रेशन और यहाँ लिखा है dx, क्या लिखा है? मतलब x है फंक्शन, x क्या है? फंक्शन। फंक्शन को बोलते हैं, फंक्शन क्या होता है? सवाल यार। फंक्शन किसे बोलते हैं? सवाल। कि सवाल x के फॉर्म में, x के अलावा कुछ लिखा वो सवाल नहीं है, फालतू का चीज है। x के अलावा लिखा फालतू का है, उससे में कोई मतलब नहीं है। इंटीग्रेशन का रूल होता है, अगर यहाँ पावर 7 लगा है तो कहता है पावर एक बढ़ाओ डिवाइड करो, पावर बढ़ाओ और डिवाइड। आज पढ़ा रहे थे क्लास में 11th वालों को, तो पावर बढ़ा दो, इसलिए पावर बढ़ाओ, कितना हो जाएगा 8, डिवाइड में क्या हो जाएगा 8। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, जरा बताओ। इंटीग्रेशन पावर 10 dx क्या हो जाएगा? तो नो, ये 12th के मैथ में है। हाँ, ये पूरा टॉपिक है, इतना ही पूरा टॉपिक है। बताओ, अगर ये लिखा है 50, यस ही बताइए, जल्दी बताओ। एक्स की पावर 51 अपॉन 51। अब हम चाहते हैं कुशल बता दे, कुशल बताओ। सर जी ये धोखा दे दिया, यहाँ ऊपर लिखा है आप नीचे लिख दियो, तो इसको ऊपर लिख लेंगे यार, ऊपर लिख ले, -2 नहीं हो जाएगा। अब पावर में एक ऐड कर रहे थे, एक ऐड कर दे, -2 में एक ऐड करेंगे बचेगा -1, क्या बचेगा? आया ना? तो किसका आंसर आ जाएगा? एक्स पावर -1 अपॉन -1। अब पावर -1 है तो नीचे भेजेंगे +1 हो जाएगा, 1 अपॉन माइनस, और ये एक्स पावर +1। अब +1 पावर किसी की लगाई नहीं जाती, कैसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, एक बार दोबारा समझते हैं। दीक्षा, एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx लिखा था, अब इसका पावर ऊपर ले जाएंगे, ऐसे क्या हो जाएगा -2। ऋषभ भाई ऐसा हो जाएगा। अब पावर में एक ऐड करना है इब्राहिम, तो पावर में एक ऐड करने पहुंचे, -2 में +1 ऐड किया तो -1 आया, क्या है? तो ये एक्स पावर -1 अपॉन -1, ये वाला माइनस यहाँ खिसका दिया, तो जब -x पावर -1, और जब x को नीचे फिर से लाएंगे तो ये पावर हो जाएगा पॉजिटिव x पावर 1, और 1 पावर लिखा नहीं जाता है। बात समझ गए? तो कुल मिलाकर इसकी पूरी वैल्यू क्या आई? पक्का? तो हम निकाले थे क्या? पोटेंशियल। क्या निकाले थे? पोटेंशियल। तो बताओ वर्क ही क्या होता है? एनर्जी होता है। तो एनर्जी W बराबर क्या लिखा था हम लोगों ने? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और मान ले W चेंज हो रहा हो तो फोर्स नहीं चेंज होगा, चेंज हो रहा होगा डिस्टेंस, इंटू dx लिख दे रहे। क्या लिख रहे हैं? dx। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का कैपिटल G, कैपिटल M, स्मॉल m, और उसके बाद में r का स्क्वायर, और ये dx। r के यहाँ पे डिस्टेंस क्या लिखा था? x का स्क्वायर। बात समझ गए? अब अगर ये d इधर जाएगा तो बन जाएगा इंटीग्रेशन। क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन कैपिटल G m स्मॉल m अपॉन एक्स का स्क्वायर, और ये dx। क्योंकि फंक्शन केवल एक्स वाला है तो एक्स के अलावा सब फालतू बाहर लिखो, इसको सब फालतू था, हमने सबको बाहर लिख दिया, सबको बाहर लिख दिया, बच्चा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये dx। अभी इसका इंटीग्रेशन पढ़ कर आए, हम सभी लोग पढ़ कर आए। तो w बराबर क्या हो गया? कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, इसकी वैल्यू क्या? -1 अपॉन एक्स, और ये माइनस बाहर भेज देंगे, W इक्वल क्या हो जाएगा? माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन एक्स। वर्क ही क्या होता है? एनर्जी होता है। वर्क ही क्या होता है? एनर्जी। एनर्जी फॉर्मूला क्या आ गया? क्या आ गया? पक्का आया ना? और यही आपको प्रूविंग में चाहिए होता है, हेंस प्रूफ जूल। नहीं आया? आ गया? सबसे ज्यादा तुम्हारे यहाँ इंपॉर्टेंट पूछा था ये हल्के में चलता है। और इस तरह से पूरा पूरा लेसन जो है वो खत्म हो गया, पूरा लेसन खत्म हो गया। हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसका नाम क्या है? वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो ये बहुत इजी टॉपिक है, बहुत कठिन नहीं, बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है। नाम क्या है इसका? वर्क, एनर्जी एंड पावर, बस इतना सा। नाम सही लग रहा है, वर्क के बारे में पढ़ना है, एनर्जी के बारे में पढ़ना है, और पावर के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले बिना बकवास किए शुरू करते हैं, व्हाट इज वर्क? वर्क क्या होता है, जल्दी बताएं। हाँ? जब किसी भी चीज को एक जगह से उठाकर दूसरे का रख दें तभी तो वर्क होगा। पक्का? तो तभी इसी को तो डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और अगर हम इसको उठाकर वापस नहीं रखा है, हमने आपसे कहा भैया एक काम करो, ये यहाँ रखा हुआ है, हमने कहा आंखें ये ऐसे रखते हैं, यहाँ तो बच्चों को नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, आंखें यहाँ रखा है, हमने आपसे कहा अब सभी लोग आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लिया, मैं इसको यहाँ ले गया, फिर यहाँ लाया, फिर यहाँ ले गया, फिर यहाँ लाया, फिर यहाँ रख दिया, हमने कहा आंखें खोलो, मैंने कितना काम किया? कुछ नहीं काम किया। कोई काम माना जाएगा? काम कब माना जाएगा? जब हम इसको यहाँ से हटाकर
डिस्प्लेस कर चुके होते, इस जगह हटाकर अगर इस जगह रख देते, तब जाकर वर्क माना जाता। वर्क तभी होगा जब किसी चीज को डिस्प्लेस करेंगे। अच्छा बताओ, हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका स्थान बिना चेंज किए क्या वर्क किया जा सकता है? हाँ, नहीं कर सकते? पक्का? सोचो कैसे? हाँ, बताओ बताओ। हम्म? हाँ, आप बच्चों के अंदर दिमाग आ रहा है कि सर जी, मान लेते हैं कि आप उसको उसका प्लेस नहीं चेंज करेंगे, लेकिन आप एक काम तो कर सकते हैं। क्या? आपने कहा सर जी, जैसे मान लो ये चेयर है, चेयर को ऊंचा कर दें। हाँ ऐसा वो दिखाई पड़ने लगेगी, नहीं दिखाई पड़ रही, कोई बात नहीं, तुम लोग देखो, ये चेयर है ऐसे, और इस चेयर में अगर देखा है तो अभी तो जो फ्रंट है वो आपकी तरफ है, पक्का? तो हम इसको उठा कहीं नहीं ले जाएंगे भाई, इसको उठा के यहाँ रखें तो काम दिखाई पड़ रहा है, इसको उठा के यहाँ रखें तो काम दिखाई पड़ रहा है। तो अगर इसको यही रखा रहे और फिर हमने कहा इसमें काम करना है ऐसे करके ऐसे घुमा दिया जाएगा। अब घुमा देंगे, बता मेरे भाई, तो काम तो किया ना हमने, चेंज तो पैदा हुआ इसमें, चेंज पैदा बिना काम से हो जाएगा कुछ? तो हमने डिस्प्लेस नहीं किया, इसको ना एंगल पर रोटेट भी तो कर सकते हैं, हम ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं, काम तो किया मैंने, पोजीशन उसकी जो थी, जो प्लेस था वो चेंज नहीं हुआ। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो मतलब फोर्स जो लगा रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, वो भी काम हो सकता है। तो इसका मीनिंग वर्क दो बातों पे डिपेंड कर रहा है। वर्क कितनी बातों पर डिपेंड कर रहा है? आइए, सबसे पहला तो वर्क डिपेंड कर रहा है कि आप उसके ऊपर कितना फोर्स लगाए। बहुत ताकत लगाए बहुत तेज हो जाएगी, समझ गए? कम ताकत लगाए यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, ऐसे से, हाँ है ना? एक तो फोर्स पे डिपेंड कर जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि आप उसको कितना खिसका दिए, डिस्प्लेस कितना कर दिया है। यहाँ पर डिस्प्लेस को ऐसे दिखाएंगे, दिखाएंगे ऐसे, ऐसे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, एस क्या है यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट है, किसी भी चीज को इतना डिस्प्लेस कर रहे हैं। बहुत बार एस के यहाँ पर डी एक्स लिखा मिलेगा, डी एक्स, एक्स फॉर पोजिशन और डी फॉर बहुत छोटा चेंज के जरा सा ऐसे इसको उठाया और ऐसे घसकाया, दिखाई पड़ा? कोई बच्चा तो आंखें देख, कहाँ चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ ना, दिखा था चेंज? तो हमने फिर से दिखाया, देखना, मैंने इसको उठाया ऐसे खसका दिया बस, यहाँ देखो चेंज दिखाई पड़ रहा है, ये देखो यहाँ पर छेद हो गया, समझ गए? देखना देखना, चेंज ना किया होता तो कैसे समझ गए ना? तो कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट को डीएक्स, बहुत कम जगह में डिस्प्लेस करना, क्या दिखाया जाएगा? डीएक्स। फिलहाल तो अभी ऐसे दिखा रहे हैं हम लोग। फिर अगर एंगल के हिसाब से तो ये डिपेंड करता है किस पे? एंगल पर भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? एंगल पर। आइए, एंगल किस पे? बेस वाले एंगल पर। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कॉस थीटा पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? कॉस थीटा पर डिपेंड करता है, ये वाली लाइन काट के। तो बना क्या बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हो कि जो वर्क होता है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट। क्या? डॉट प्रोडक्ट किसका? वर्क जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है किसका? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का कैसा होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है। सर ये डॉट प्रोडक्ट का क्या मीनिंग है? देखिए, डॉट प्रोडक्ट जब कभी कराया जाता है तो ऑलवेज वहां से कैसा स्केलर फॉर्म प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? स्केलर वेक्टर क्वांटिटी प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा? स्केलर क्वांटिटी आएगा, ध्यान रखना। डॉट वाले में ऐसा क्या होता है? स्केलर, ठीक है, और जो क्रॉस वाला होगा उसमें वेक्टर, क्रॉस वाले में वेक्टर। तो ये इसका मीनिंग वर्क कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर, या इसको बोलते हैं आदिश राशि। कैसा होता है? आदिश राशि। आपसे पूछेगा वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी डिफाइंड, वाई, प्रूफ। आप बोलोगे वी नो दैट व्हेन टू वेक्टर, टू क्वांटिटीज या द प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज गिव्स स्केलर क्वांटिटी। तो कोई हमारे पास में वेक्टर हो, उन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट से हमेशा क्या मिलता है? हम लिखेंगे वी नो दैट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी gives scalar quantity. There are two vector quantity. First vector is force, second is displacement. Both are vector.
बट देयर यहाँ क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट क्या हो रहा है, और डॉट प्रोडक्ट जब कभी वेक्टर इनटू वेक्टर होता है, वेक्टर डॉट वेक्टर, और क्या बनता है, स्केलर। इसमें क्या हो रहा है, ये स्केलर। समझ गए, नहीं आया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज गिव्स स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर दो डॉट है, तो दो वेक्टर है, तो डॉट हो रहा है, तो क्या बनना है, स्केलर बनना है। तो ये समझ गए। अब जब इसको तोड़ते हैं, फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स में, ए डॉट बी इक्वल क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो ऐसे क्या बन जाएगा, डब्ल्यू इक्वल क्या बन जाएगा, एफ इंटू एस कॉस थीटा। समझ गए। तो क्या आप वर्क के बारे में जान गए, वर्क इक्वल एफ डॉट एस। यहाँ पर वेक्टर नहीं लगेगा, ध्यान रखना एक बार, ये इस तरह होता है। दूसरा फॉर्मूला क्या बना, डब्ल्यू इक्वल एफ एस कॉस थीटा। आज समझ गए। वापस आते हैं, यहाँ एस क्या है, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। क्या है, डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन। इसका मीनिंग क्या है, चेंज इन पोजीशन, कि उसकी जो पोजीशन है, उसका प्लेस है, उसको उसमें क्या चेंज आ गया, यहां से उठाकर इसको यहां रख दिया। समझ गए, चेंज इन पोजीशन। क्या बात समझ में आ रही है, पक्का नहीं आ रही है, तो भाई आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि आपने एक और बात बताई, इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। बात समझ गए, कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाए, पक्का। हाँ सर जी बढ़ जाइए। देखिए ये सब काम खत्म हो गया। एक और, अगर मान लो कि चेंज जरा सा हो रहा हो, जरा सा रत्ती सा चेंज हो रहा हो, आप बताएंगे टी डब्ल्यू इक्वल एफ इंटू डी एक्स, एफ इंटू डी एक्स। समझ गए, और इसको उधर भेजेंगे तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स। हाँ समझ गए, कोई दिक्कत, बता मेरे भाई। एक सवाल लिखा है, जरा कितने बच्चे देखे कर पाएंगे। आइए, सबसे पहला जो सवाल दिया गया आपको, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि अगर फोर्स फोर्स आपको दिया गया है 2 + x हो, फोर्स क्या है तुम्हारे पास में, अगर फोर्स 2 + x हो, को x डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में इतना फोर्स किसी एक पार्टिकल पर, कोई एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ठीक है, इस पार्टिकल पर एक फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की वैल्यू क्या है, 2 + x। इसको फोर्स लगाया जा रहा है किसमें, एक्स एक्सेस क्यों लगाया जा रहा है, किधर की ओर, एक्स एक्सेस की ओर अगर फोर्स लगा रहे हैं इस वाले पर ऐसे करके, एक्स एक्सेस की फोर्स लगा रहे हैं, और अगर ये बॉडी तरह x इक्वल 1 से लेकर x इक्वल 2 तक मूव कर जाए, मान लो इस पे x में मूव कर रहे थे, नहीं समझे, समझाते हैं। मान लो ये x एक्सेस है, ये कौन सा एक्सेस है, x एक्सेस है ये, समझ लिए, और x इक्वल 1 ये है, और x इक्वल 2 ये है। आपने यहाँ पर कोई बॉडी थी इस जगह पर, आपने इसमें फोर्स लगाया, ये लगाया फोर्स, फोर्स वैल्यू तो 2 + x, एक्स ऐसे फोर्स लगा रहे थे, तो बॉडी यहां से मूव होकर यहाँ पहुंच गई। समझ गए, तो मूव हुआ यहां से यहां तक, पहले पोजीशन ए थी, बाद में कहां पहुंच गई, बी। तो कितना काम किया गया, कितना काम किया गया। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एक्स की प्लेस पर जैसे एक्स लिखा मिल जाए, आपको लिखना है dx, क्या लिखना है, dx इंटीग्रेशन, कहां से कहां जा रहा था, 1 से लेकर कहां तक, 2 तक, 1 से लेकर, 1 से लेकर, बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्का। तो यहाँ f की वैल्यू क्या है, 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 f क्या है, 2 + x dx। क्या ये बात समझ में आई, नहीं आई, कुछ बातें और सीखते हैं, इसके बाद सवाल करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, कि अगर मान लो किसी एक्सिस में काम हो, तो मान लो कोई बॉडी यहाँ पर थी, और इस समय इसका एक्सेस x एक्सेस x1 y1 और z1 था, तो बॉडी कहीं यहाँ पर होगी। अब ये बॉडी ऐसे बना दी गई, हमने क्या किया, इसको खसकाया, तो ये बॉडी यहाँ ए पॉइंट से खसक कर कहाँ पहुंच गई, बी पॉइंट, मान लेते यहाँ पहुंच गई, इस जगह पहुंच गई बी पॉइंट। तो यहाँ का पॉइंट यहाँ सामने देखा गया x2 आ रहा है, y2 आ रहा है और z2 आ रहा है। हमने कहा बता भैया यहाँ से बॉडी यहाँ पहुंची तो कितना काम हुआ, आपने कहा पूरा ऐसे करके एरिया निकालो, क्या निकालो, एरिया। यही एरिया क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्क। अब इसको कैसे निकाला जाए, तो इसको निकालने की एक और तरीका, जैसे ग्राफ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप निकालेंगे W इक्वल यहाँ से क्या, फोर्स ऑफ एक्स एक्सिस, ऐसे dx
प्लस फोर्स ऑफ वाई एक्सेस dx, फोर्स ऑफ जेड एक्सेस। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही है? dy और dz समझ गए? क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कर पाओ कैसे? कुल मैं जितने फोर्स है उसको कर ले। एक और बात समझना है, एक और बात समझना है। क्या वो ये समझना है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लिखा होगा तो कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे। तो इंटीग्रेशन का नियम होता है पावर को बढ़ाओ डिवाइड करो। पावर को बढ़ाओ, पावर कितना लिखा है? पावर एक बढ़ा, नहीं आया? पक्का? अगर लिखा है इतना तो बताओ क्या होगा? पक्का? तो अगर लिखा है एक्स तब और वन है कितना हो जाएगा? समझ गए? तो अगर एक्स नहीं हो, एक्स नहीं हो, अरे मेरे भाई तो दो को बाहर कर दो। क्या ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, हाँ या ना? दो को बाहर कर सकते हैं। क्या वन इंटू डी एक्स लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। फिर क्या वन को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स पावर जीरो। किसी की पावर जीरो वैल्यू क्या होती है? तो इसका मतलब एक्स पावर जीरो है, उसकी पावर एक बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर जीरो में एक बढ़ाओगे तो क्या बचेगा? एक्स पावर क्या आ जाएगी? अपॉन में क्या लगा दें तो वैल्यू क्या बन जाएगी? अरे यार जहां एक्स नहीं था वहां पर एक्स आ गया। आया? तो जहां एक्स नहीं होगा वहां पर एक्स आ जाएगा। इसका मतलब आप ये सीखे क्या, अगर 5 dx लिखा है तो क्या बोल दोगे? समझ गए? पक्का? अब सवाल क्या था? सवाल ये था कि वर्क निकालना था, फोर्स एक से लेकर दो पहुंच गया था और फोर्स पोजीशन यहां से यहां पहुंच गई थी। फोर्स तुम्हारे पास ऐसा था कितना भी? पक्का? अब एक काम करें, जब वो इसमें अगर थोड़ी देर की दीक्षा, अगर इसमें इसको गैप कर दे, हाँ सही, अब मजा आएगा, अच्छा लगेगा। अच्छा लग रहा है? पक्का? जब इसमें अब अच्छा लग रहा है तो क्या इसको अलग अलग कर दें? क्यों अलग कर दें? पक्का? अगर टू अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? डीएक्स हो जाएगा। पक्का? और फिर अगर ये अलग कर दें ऐसे एक्स अलग हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? ऐसे कैसे किया, कैसे किया? इस टू को यहाँ भेज दिया, इंटीग्रेशन को, एक इंटीग्रेशन को यहाँ भेज दिया, समझ आया? नहीं आया? आया? और एक्स को अंदर भेज दिया, मतलब सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जहां एक्स नहीं होता है, जहां एक्स नहीं होता वहां क्या होता है? तो जहां एक्स नहीं होता है वहां पर एक्स आ जाता है, और जहां पावर है वहां पर पावर बढ़ जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? लेकिन लिमिट चलेगी ऐसे 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 ऐसे। तो आप यहाँ लिखेंगे अपर लिमिट बोलते हो ऊपर इसको, लोअर लिमिट एक्स। अच्छा एक्स गायब हो गया, ये लोग समझ गए? तो अपर लिमिट माइनस, अब नियम होता है सबसे पहले अपर लिमिट लगाओ, जहां जहां एक्स वहां सब में अपर लिमिट। अपर लिमिट कितना लगाया? 2 इंटू टू प्लस टू का स्क्वायर अपॉन टू लगा दिया, माइनस लगाओ, और जहां जहां एक्स लिखा वहां लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 2 इंटू वन प्लस वन का स्क्वायर अपॉन टू। अभी कितना आ जाएगा ये? टू टू जा फोर, और फोर डिवाइड बाई टू कितना? टू, माइनस कितना हो जाएगा? टू प्लस वन बाई टू। अब ये कितना बन जाएगा? सिक्स, सिक्स माइनस फोर माइनस वन कितना हो जाएगा? 5.2। कितना हो जाएगा? 12 माइनस फाइव कितना? 7/2। तो इतना ही जूल तुम्हारे पास किया गया काम आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? नहीं आई? चले जाओगे? पक्का? नहीं कर पाओगे? एक सवाल दे दें? अच्छा घर में इसको रिकैप करके लाना। डायमेंशंस, डायमेंशन, डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वर्क होता क्या? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। आइए, हाँ देखो इसको रट्टा लगा हुआ है। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? भूल गए? एम माइनस, अगर हम भूल गए हैं एफ इक्वल क्या होता है? एम इंटू ए। मास का तो मिल जाएगा, एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन क्या? टाइम। तो वेलोसिटी भूल गए, क्या भूल गए? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, अपॉन टाइम, तो टाइम कहाँ आएगा? नीचे। क्या गया? ये डिस्टेंस अपॉन टी का स्क्वायर। ये मास था, मास एम, एम को दिखाते हैं कैपिटल एम से, किसे दिखाते हैं? और डिस्टेंस को दिखाते हैं एल से।
अपॉन में टी का स्क्वायर, अब ये ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा, एम एल टी माइनस टू, है ना, है ना। और ये डिस्प्लेसमेंट था तो मतलब एल था, डिस्टेंस है ना ये, तो इसका क्या बन जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, है ना। कर पाओगे, ये पढ़ाया है, जो बच्चे पहले पढ़े होंगे उनको आ रहा होगा। चलिए आगे पहुंचते हैं, यहां तक क्लियर हो गया। एक सवाल है, आइए। सवाल में लिखा है, अगर कोई एक बॉडी है, इस पे 40 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है और 30 एंगल बनाते हुए वो 10 मीटर विस्थापित हो जाए। अगर किसी बॉडी पर हमें 40 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये बॉडी था ऐसे ऐसे ऐसे, और इस बॉडी पर 40 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, लगा दिया, अब ये टेढ़ा हो गया और टिल्ट होकर, अरे यार एक डायमेंशन का भी करते, ये टिल्ट हो गया भाई, धक्का लगा रहे हैं, फोर्स लगा, टिल्ट हो गया, और ये अर्थ से टिल्ट होकर ऐसे 30 ऐसे 30 डिग्री पर टिल्ट होकर बेचारा मूव कर गया, टिक 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 ऐसे करते करते यहाँ पहुंच गया। कितना, इस जगह से इस जगह तक 10 मीटर डिस्प्लेस हो गया। कितना डिस्प्लेस हो गया, और 10 मीटर जैसे डिस्प्लेस हुआ, हमने चेक किया भैया, ये क्या डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं क्या, एस। एंगल कितना है तुम्हारे पास 30, फोर्स में लग रहा है 40, तो फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स एस इंटू कॉस थीटा, है ना, होता है। तो फोर्स कितना है 40 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, और ये कॉस कितना 30, कितना बन जाएगा 40 10, और ये कितना बन जाएगा कॉस 30 की वैल्यू कितनी, साइन 60 के बराबर, साइन 60 की वैल्यू कितनी, √3/2, समझ गए। अब 2 से कैंसिल 20 टाइम में, तो कितना हो जाएगा 200√3 जूल, हाँ या ना, कर पाओगे। क्या किया हमने, ये डिस्प्लेसमेंट था एस मान लिया, ये फोर्स था एफ मान लिया, ये एंगल था थीटा मान लिया, फॉर्मूला होता है W इक्वल एफ एस कॉस थीटा, एफ की वैल्यू 40, एस की वैल्यू 10, डिस्प्लेस हुआ था, और थीटा 30, और इसकी वैल्यू मुझे पता ही होगी अक्षरा, ये रहती है, सॉल्व कर दिया, आपका आंसर नहीं आया, कर पाओगे। अब एक और सवाल लिखा है, अगला सवाल लिखा है आपके पास में, 50 न्यूटन के फोर्स को किसी बॉडी पर लगाया जा रहा है, और अगर वो 5 मीटर डिस्प्लेस हो जाए किसी एंगल से, और उसमें किया गया कार्य जो है वो 125 हो जाए, मतलब वर्क जो उस पे हो जाए 125 जूल हो जाए, फोर्स जो अप्लाइड हुआ वो 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ, डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो डिस्प्लेसमेंट अगर 5 मीटर का हो जाए, कितना 5 मीटर का, तो कितने एंगल पर डिस्प्लेस हो, ये बताना है। एंगल पूछ रहा है, एंगल पूछ रहा है, एंगल पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस, क्या होता है, डब्ल्यू की वैल्यू क्या है जूल, कितना 120, फोर्स कितना है 50, और एस कितना है 5, कॉस थीटा पता नहीं, 5 से काट दिया करके 25 मिनट में कैंसिल, 50 कॉस थीटा, 5 से 10 टाइम में, 5 से 5 टाइम में, 5 इक्वल 10 कॉस थीटा, नीचे भेज देंगे, कितना हो जाएगा 5/10 इक्वल कॉस थीटा, 1/2 कितना जाएगा 1/2 इक्वल कॉस थीटा, कॉस में कितने की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस 60 की वैल्यू, अदर कॉस थीटा, ये कैंसिल, 60 इक्वल क्या आ गया थीटा, क्या बात समझ आई, नहीं आई, तो सर जी ये भी हो गया। अब आते हैं कि हमारे पास टाइप ऑफ वर्क कितने होते हैं, तो टाइप ऑफ वर्क हमारे पास अलग अलग हो सकते हैं, निगेटिव वर्क हो सकता है, पॉजिटिव वर्क हो सकता है, और इसके बाद में जीरो वर्क भी हो सकता है। अब यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की बात करते हैं, टाइप ऑफ फोर्स, फोर्स लग रहा था, टाइप ऑफ फोर्स, फोर्स के कितने टाइप होते हैं, जल्दी बताओ जल्दी से, दो टाइप का होता है, फोर्स कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, हाँ बहुत बढ़िया, एक का नाम क्या होता है, एक बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, क्या बोलते हैं, हाँ ये कौन सा होता है कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, संरक्षी बल, फोर्स बल। एक क्या होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्या होता है नॉन कंजर्वेशन, या कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये दो फोर्स होते हैं, असंरक्षी बल, बल ही लिख दिया बल,
तो क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जान लेते हैं। कौन बताएगा कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? कैसा फोर्स कैसे भी लगाओ, कहीं भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसमें कितना कह रहा है कि एक ऐसा फोर्स जो केवल और केवल इस बात पे डिपेंड करता है कहां से उस बॉडी को कहां तक पहुंचाए। नहीं समझे? ये बॉडी ए थी, आप इसे फोर्स लगाए, फोर्स लगाने के बाद में ये बॉडी ए प्रेस चलना शुरू हुई। ऐसे रखते हैं ऐसे, ये ए पॉइंट था और ये कोई बॉडी थी। ये आपने इस धक्का लगाया, फोर्स लगाया, ये फोर्स लगाते लगाते बॉडी चल रही है। देखना देखना, ये बॉडी चलना शुरू हुई, टिक 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 टिक, ऐसे चल रहा है। क्या चल रही है? ऐसे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। घूम रही बॉडी, घूम रही घूम रही घूम रही घूम रही घूम रही घूम रही घूम रही। बॉडी को मजा आ रहा है घूमने, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। समझ गए? ए पॉइंट से बॉडी कहां पहुंच गई? बी पॉइंट। तो केवल केवल ये देखा जाएगा इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज कहां बॉडी पहुंची। इसको अगर देखकर जो फोर्स चेक किया जाएगा उसे बोलते हैं कंजर्वेटिव। मतलब दिस फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ द बॉडी। समझ गए? रास्ते से कोई मतलब नहीं है, ओनली डिपेंड ऑन द पोजीशन, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। समझ गए? जब किसी एक बॉडी को दूसरे प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाए, केवल पहले प्लेस, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक उससे मतलब हो, उसके पाथ मतलब उसका जो रास्ता था उससे मतलब ना हो, वो क्या होता है? अब इसमें क्या हो जाएगा? कहता सुनो, एक जगह से तुम ले जाओगे, हम देखेंगे ना तुम कहाँ कहाँ ले जा रहे हो उसको, तो पूरा रास्ता भी चेक करेंगे, भैया कहाँ ले गए हो तुम। हम पोजीशन तो चेक ही करेंगे कि किस जगह से किस जगह पहुंचाए हो तुम। डिस्टेंस भी डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का पाथ है उसको भी ध्यान रखता है? और इसमें क्या होता है? फाइनल, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल, एक तो ये, और विथ पाथ, कवर्ड पाथ बोल दो, यहाँ कवर्ड लिख रहे हैं, कितना पाथ कवर किया गया था वो। और इसमें क्या होता है? केवल इनिशियल पोजीशन या प्लेस टू फाइनल पोजीशन। बात समझ गए? केवल इससे मतलब होता है। नहीं आया कोई दिक्कत? समझ गए? ज्यादा नहीं आएगा परेशान ना हो, हाँ वापस, मतलब इस सवाल ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। पढ़ाया गया होगा स्कूल में, पेपर दिया, पढ़ाया नहीं गया? गया स्कूल, बहुत अच्छी बात है। अब आगे पढ़ते हैं, वर्क क्या होता है? वर्क पढ़ लिया हमने। अब पढ़ते हैं एनर्जी क्या होता है। एनर्जी क्या होता है? ऊर्जा क्या होता है? तो काम ही ऊर्जा, काम ही क्या होता है? वर्क ही क्या है भैया? इसको बोल देंगे वर्क ही क्या है? एनर्जी है। वर्क इज एनर्जी। आप समझ गए? यूनिट क्या होता है? दोनों का जूल होता है, दोनों का यूनिट क्या होता है? जूल। अब दोनों का डायमेंशन क्या होता है? बिल्कुल सेम, एम एल टी माइनस टू, दोनों का सेम। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, खत्म रहा भाई। वापस आते हैं। हाँ, ये क्या होता है? अब देखो, तेरा मास एंड एनर्जी में रिलेशन क्या है ये बताओ। अभी तक मास की बात पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ेंगे भी। कोई बॉडी के अंदर क्या होता है? मास होता है। आप उसमें खसका दिए, फोर्स लगा दिए, उसके अंदर क्या पैदा हो गई? एनर्जी। क्या पैदा हो गई? उसमें कोई चेंज पैदा किया तो उसमें एनर्जी हो गई। तो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है? आइंस्टाइन बाबा निकल के आए। तो आइंस्टाइन ने क्या पढ़ाया? उन्होंने बोला कि मास और एनर्जी में रिलेशन होता है E इक्वल एम सी स्क्वायर। अर्थात किसी भी बॉडी का जो मास होता है अगर सी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसमें कितना एनर्जी वो निकल आएगा। समझ गए? किसी बॉडी के मास का स्पीड ऑफ लाइट से के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? एनर्जी आ जाएगा। कहानी खत्म हो गई। वापस आते हैं, और इसके बाद बोले, कहते हैं कभी भी मास और मतलब ये आपस में चेंज हो जाते हैं, कन्वर्ज हो जाते हैं, मास एनर्जी में, एनर्जी मास में। तो इन्होंने कहा लेकिन एक केस होता है जब न्यूक्लियस फिजन होता है या डिफ्यूजन होता है। फिजन या फ्यूजन, मतलब दोनों केस में या तो कभी न्यूक्लियस मिले या न्यूक्लियस टूटे, इन दोनों केस में मास में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, लॉस होता है। उसको बोलते हैं
लॉस ऑफ मास, ठीक है। तो वो दिखाते हैं डेल्टा ई इक्वल डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, बस डेल्टा वर्ड लग जाता है। ये लॉस ऑफ मास होता है, कितना मास में लॉस हुआ, ये चेंज होता है। कहानी खत्म हो गई, हाँ कहानी खत्म हो गई। अब आते हैं, कह रहा है कि जो एनर्जी होता है इसके टाइप्स, इसके टाइप में सबसे पहला टाइप कौन सा आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा। ये बहुत परेशान किया था सर जी, याद है जब सवाल कर रहे थे तो तुमको यही परेशान कर रहा था। कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, बोलते गतिज ऊर्जा। भैया गतिज ऊर्जा क्या होता है, गतिज ऊर्जा क्या होता है, कहता है सुनो, गतिज ऊर्जा जो होता है अगर कोई बॉडी मूव कर रही हो, चल रही हो, ट्रैवल कर रही हो, किसी तरह से डिस्प्लेस हो रही है, समझे, ऐसे भाग रहा है वही नहीं। अब ये तुम्हारा फैन है, घूम रहा हूँ, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है ना, क्योंकि मूव कर डिस्प्लेस करने का मीनिंग क्या होता है, डायरेक्शन में भी चेंज पैदा कर रहा होगा। अगर डायरेक्शन में भी चेंज पैदा कर रहा होता, कबल कोई भी बॉडी अगर किसी अपने बॉडी में चेंज पैदा करती है, मूव करती है, उसकी वजह से उसमें जो एनर्जी पैदा होता है, उस एनर्जी का नाम क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। इस काइनेटिक एनर्जी को केस दिखाते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होती है। क्या मूवमेशन होता है, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी किसकी है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी है। तो बॉडी वेलोसिटी कर रहा है ना, जिससे मूव कर रहा है वो है ये क्या है, मास ऑफ बॉडी है, क्या है, मास ऑफ बॉडी है। क्या बात समझ में आ रही है कि बस सो रहे हो, आ रही पक्का। अब लोगों ने कहा सुनो सुनो, सबसे पहले इसका बताओ यूनिट क्या होगा। अरे भाई एनर्जी है, ऊर्जा है, तो यूनिट तो जूल ही होगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताओ इसका डायमेंशन क्या होगा, कहते डायमेंशन क्या होगा, तो बताओ मेरे भाई। कहता अरे यार जब एनर्जी है, जूल है, यूनिट सेम है, तो डायमेंशन भी सेम ही तो होगा। समझ गए, नहीं आया, तो एक बात बताओ, हमें प्रूफ करके दिखाओ, ये फॉर्मूला कहां से आया, लोग चिल्लावट है, फॉर्मूला कहां से आया, प्रूफ करके दिखाओ। ए सर तुमको फॉर्मूला बताएं, फॉर्मूला बता, फॉर्मूला बता रहे हैं पहले। ये एक बॉडी रखा, हाँ अभी स्टेबल है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, धकिया दिए इसको यहाँ, धकिया दिया, हाँ, इसमें कुछ चेंज पैदा हुआ होगा, डिस्प्लेस कर दिया, ऐसा डिस्प्लेस कर दिया, अब बॉडी पहुंची इस पॉइंट पे, और इस समय इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, वी, क्या हो गई, पास में आई। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, फाइनल वेलोसिटी क्या थी, नहीं इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, रखा था ना, रखा लगाया, फोर्स लगाया, अब फोर्स लगाया मूव करके यहाँ पहुंच जाएगा। समझ गए, नहीं आया। आप कहता इधर आओ, कहता क्या, ये एक बात बताओ, हम इसमें क्या किए, यही पागल इधर, ये चुपचाप रखा था, स्टेबल था, शांत था, वेलोसिटी जीरो था, इसका मास m था, हम धक्का लगा दिए, कुछ फोर्स लगा दिया, F फोर्स लगा दिया, ठीक है, पहुंच कहां गया, S डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेस कितना हुआ, का डिस्प्लेस S हो गया, ये पहुंचा कहां, यहाँ पहुंचा, मास का रहेगा m रहेगा, लेकिन जब इसको धक्का लगा जिसका वेलोसिटी चेंज होगा, हाँ चेंज होगा, चेंज होगा, वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। समझ गए, साइंस से कहता इधर आओ, इधर आओ। अब मुझे न्यूटन का तीसरा नियम बताओ, ये तीसरा नियम, v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2s होता है। अब इसमें जो तुम्हें पता वो रखो, ये हमको वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, और 2 एक्सप्रेशन a है, वो s s है। समझ गए, मानते हैं ये वेलोसिटी a एक्सप्रेशन से एक्सलेट होकर गई थी, इससे a एक्सप्रेशन से एक्सलेट होकर गई थी, तो इसका मतलब v स्क्वायर इक्वल क्या आ गया, 2as, या जहां 2as आ जाएगा वहां पर क्या लगा सकते हैं, v स्क्वायर, या हमें काम करें एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, तो एक्सेलरेशन अगर निकालेंगे a, तो अपॉन में क्या जाएगा, 2s इक्वल a आ जाएगा, हाँ है ना, आ जाएगा, आ जाएगा। अब तुम क्या पूछना चाहते हो, हम ये पूछना चाहते हैं इसमें काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, क्या पूछ रहे हो, काइनेटिक एनर्जी। तो पहले बताओ एनर्जी क्या होता है, वर्क ही एनर्जी होता है, क्या, मतलब आप जो कह रहे हैं कि जो आप पूछ रहे हैं जो एनर्जी आएगा वो वर्क के बराबर आएगा, वर्क ही क्या होता है, एनर्जी, और इसमें आने वाला है कौन सा, काइनेटिक एनर्जी, क्या है, हम इसको मूव करा दिए थे, हम इसको मूव करा दिए थे ना, उसका बैठा था पोटेंशियल एनर्जी, धक्का दे दिया, क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी, पक्का। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, वर्क के, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ए सर जी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है, एंगल की बात नहीं हो तो कॉस नहीं लगाएंगे, समझ गए। तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, हमें होता है न्यूटन के सेकंड नियम से, होता है, और डिस्प्लेस कितना हुआ था इसमें, एस
कितना डिस्प्लेस हुआ था, ऐसा हुआ था। ये वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब वर्क को ही क्या काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ये समझ में आ रहा है? अरे सुनो सुनो, कहा सुनो, एम से कोई मतलब नहीं। ये जो लिखा है, क्या ए की वैल्यू यहाँ से किसका रख सकते हैं? क्या वी स्क्वायर अपॉन 2a s, 2s, 2s, और ऊपर क्या लिखा है मल्टीप्लाई में, एस एस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो k इक्वल डब्ल्यू इक्वल k इक्वल डब्ल्यू इक्वल खसका बाहर 1/2 m और v स्क्वायर। पूरी यार ये तो फॉर्मूला आ गया, ये समझे? लोगों ने कहा साइंटिफिक तरीके से प्रूव करके दिखाओ, नहीं आया? आ गया। अब आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं हम, आपसे कह दें अगर कोई बॉडी इनिशियल स्टेज में वो कैसी है, इसको क्या बोलते हैं, विरामावस्था को, रेस्ट पे है, इनिशियल स्टेज में रेस्ट पर है, तो अगर उसमें एफ फोर्स लगाकर उसको ए एक्सलेशन से वो बॉडी मूव कर जाए और एस डिस्प्लेस करते हुए फाइनल वेलोसिटी के वी पहुंच जाए, तो बताओ उसका एनर्जी क्या होगा? पूरी तरह एनर्जी पूछ दिया, हम कैसे पता कर पाएंगे? जबकि बड़ा इजी था, पहले बॉडी किसमें थी, रेस्ट में, किसमें थी बॉडी, रेस्ट में, उसका मास कितना है, एम है, और अगर इसमें एफ फोर्स अप्लाई किया जाए और ये बॉडी ए एक्सेलरेशन से, ए मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होना शुरू कर जाए और आफ्टर सम टाइम एस डिस्प्लेस होकर पॉइंट बी पर पहुंच जाए और वेयर वेलोसिटी इसका क्या हो जाए, फाइनल वेलोसिटी इसका v हो जाए, तो कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी। काइनेटिक एनर्जी पूछे हो, काइनेटिक एनर्जी पूछे ना, तो तुम इतना सा बवाल दिए हो। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम स्क्वायर, लेकिन इसके साथ अगर देखा जाए तो इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट में तो u की वैल्यू क्या होगी और v की वैल्यू क्या होगी, v होगी फाइनल वेलोसिटी। डिस्प्लेस कितना हो रहा है, s हो रहा है, एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, ये लग रहा है। हम इसमें लगाएंगे पहले क्या, न्यूटन का थर्ड लॉ, क्या कहते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ, पी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2s। फाइनल वेलोसिटी क्या है इसकी, v, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, 2, a की वैल्यू कितनी है पता नहीं, नहीं पता मुझे, s की वैल्यू कितनी है, s है, a निकाला जाए तो 2s कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, 2s इक्वल क्या हो जाएगा a। आपसे आपने से पूछा क्या पूछा, काइनेटिक एनर्जी, वर्क ही एनर्जी होता है, हम W निकाल देंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगा देंगे, समझ गए? अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, फोर्स का फॉर्मूला होता है ma होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, s हुआ, a की वैल्यू यहाँ से हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, m इंटू a v स्क्वायर अपॉन 2s इंटू एस कैंसिल कर देंगे, a की वैल्यू हाफ m v स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। तो यार ऐसे भी सवाल पूछ सकता है, हाँ पूछ सकता है, और कैसे पूछ सकता है, बिल्कुल सेम सवाल कहेगा, एक बात सुनो, इधर आ बाबू, हाँ इधर आ गए, बताओ क्या कहना चाहते हो, तो सुनो एक बात बता तुमको, हम चाहते हैं कि अगर कोई बॉडी केवल फिर अगर कोई बॉडी हम ये मान लें, क्या मान लें, कुछ भी मान लो, कि जरा रत्ती सा डिस्प्लेस हो रत्ती सा, और आपको इंटीग्रेशन मेथड से बताना है काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगा, कौन सा मेथड, इंटीग्रेशन, या बोल देगा इंटीग्रल मेथड से बताओ, कैलकुलस मेथड से बताओ, ठीक है, मानते क्या, फिर से कोई बॉडी है, उसका मास कितना है, m है, dt टाइम है, dt मतलब बिल्कुल रत्ती से ऐसे खत्म, समझ पा रहे हैं, रत्ती से टाइम बिल्कुल 1 सेकंड से पहले वाला टाइम, dt टाइम में बॉडी पीछे से यहाँ पहुंची, कुछ एक्सीडेंट हुआ होगा जरा सा, और यहाँ पहुंच गई होगी, dt टाइम में इसकी वेलोसिटी dv हो गई, क्या हो गई, जीरो रत्ती से dv हो गई, भैया ये कुछ डिस्प्लेस हुई होगी, हमने कहा है डिस्प्लेस डी एक्स, एक्स मतलब पोजिशन, लेकिन एक्स का मतलब जरा सा डिस्प्लेस हुआ तो डी एक्स लगा रहे हैं, डी सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं कम के लिए, हमने कहा ठीक है। और इंटीग्रेशन की बात की हो तुम, तो हम डब्ल्यू इक्वल लगाएंगे, क्या डब्ल्यू इक्वल क्या लगाएंगे, चेंज होता है, तो डी डब्ल्यू इक्वल क्या लगाएंगे, एफ इंटू डी एक्स, जरा रत्ती सा डिस्प्लेस हुआ, इसका मीनिंग क्या, बिल्कुल जरा रत्ती सा डिस्प्लेस हुआ, समझ गए? और इसको हटाएंगे, इंटीग्रेशन डी हटाएंगे तो इंटीग्रेशन लग जाएगा, क्या लग जाएगा, इंटीग्रेशन एफ इंटू डी एक्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर जी, फोर्स का फॉर्मूला मुझे एक ही पता है, एम ए होता है, ठीक है मेरे भाई। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है सर जी, ये तो पता है मुझे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन, ऐसा नो,
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, डी फॉर का डेल्टा, डेल्टा मतलब चेंज हो रहा है ना भाई, नहीं समझे? तो यहां पर हमने क्या कर दिया, एक बार फिर बता दे रहे हैं आपको। फोर यहाँ कितना m को बाहर कर सकते हैं, m को बाहर कर दिया, तो a लिखा था उस a की वैल्यू लगा दे, क्या a फॉर होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी dv अपॉन चेंज इन टाइम। जहां a लिखा उसके आप इतना लगा देंगे, लगा w इक्वल कितना हो गया m, और ये dv अपॉन dt इंटू dx, समझ गए? अगर देखें तो dx जरा बाहर, ये क्या है चेंज इन टाइम या डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है चेंज इन पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट। अपॉन में क्या लिखा है, जैसे इसको अगर ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, कैसे कर दें, कैसे कर दें, ऐसे कर दें, dx अपॉन dt, भाई है तो ऊपर ही ना, ये नहीं समझे? ये ऐसा लिखा है 3 गुणे 2, हम लिख दे 2 गुणे 3, तो क्या दिक्कत है, आया तो 6 ही ना, उसको आगे लिख दे रहे हैं, उसको आगे लिख दिया, और जो आगे लिखा था उसको कहाँ लिख दे रहे हैं, पीछे लिख दे रहे हैं dv, कोई दिक्कत? अब बताओ, ये हो गया क्या चेंज इन पोजिशन, और चेंज इन पोजिशन का मतलब क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, अपॉन में क्या लिखा टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, बताओ कौन बताएगा सर जी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, समझ गए? होता है नहीं होता है? तो इसका मतलब यार, इसका मीनिंग आप ये बताना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो, इसका पूरे मतलब क्या होता है, वी होता है, क्या होता है वी, और ये क्या लिखा है डीवी। अब जरा मुझे बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स की वैल्यू क्या होती है, नहीं बता पाओगे? इंटीग्रेशन ऑफ 2 डीएक्स की वैल्यू क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स की वैल्यू क्या होती है, इंटीग्रेशन पी डीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, और अगर इंटीग्रेशन ऑफ वी अपॉन डीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगा? तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एम वी की पावर 2 अपॉन 2, खसकाओ इधर, 1/2 एम वी स्क्वायर, और वर्ग की क्या होता है, देखो मास्टर तुम पागल ऊपर आते हो, जो मर्जी हो तो वही ले आते हो, बाद में पागल बनाते रहते हो। आया नहीं आया, कर पाओगे? इंटीग्रेशन मेथड से क्या करोगे, जरा सा टाइम में dt टाइम में कोई बॉडी केवल dx चेंज हुआ, समझ गए? तो बताओ वर्क में कितना चेंज में आया, f इंटू dx, इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, w इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ f dx, f की वैल्यू क्या होती है, f की वैल्यू क्या होती है, m ही होती है, dx एक्सप्रेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम dx, और आगे dx उधर ले जा रहे हैं, w इक्वल m, और ये dx आगे आ गया, dt dv को पीछे कर दिया, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इज नोन एज वेलोसिटी, dv और 1 है, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2, वर्क की क्या होती है एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। नहीं आया यार, सवाल से वहीं पहुंच जाते घूम गए के, हाँ हाँ बस छोड़िए, कैसे काम चलेगा अगर इतनी जल्दी थक जाओगे, वापस को खींचना है, नहीं खींचना है? मैं सुबह 9 बजे से आया हूँ, हाँ, अभी तक पढ़ा रहा हूँ, हाँ बीच में थोड़ा सा नाश्ता किया था, पढ़ा रहा हूँ ना, पढ़ते भी रहना है। अरे सर जी हम भी तो पढ़ रहे हैं, थक गए हो, तो थक गया होगा ना, नींद आ रहा है? अच्छा बस 2 मिनट बाद ओवर कर देंगे, ठीक है खुश, पक्का पक्का 2 मिनट बाद ओवर, तो दीक्षा करी कोई मतलब नहीं, हम एक बार और छोटा पूरा लेकर आए, सब करा लेंगे। हाँ? खत्म कर लिया, अरे पहले ही खत्म करके बैठे हैं एकदम फुल एनर्जी कोटा पूरा है मेरा, अब आप पढ़ाते रहिए रात तक, कोई दिक्कत नहीं मुझे, क्यों? कब तक पढ़ा दें, 10 बजे तक, 11 बजे तक? हाँ क्या करिए, आवाज नहीं है, क्या बोली? अच्छा ये करिए, इतना नहीं हो पा रहा है, इतना पढ़ा रहे उतना नहीं कवर हो रहा है, जल्दी छोड़िए बस, तो खाना खा चुकी हो कह रहा है बस इतना खाया तो खत्म हो गया सब। हम्म? अच्छा मुझे एक सवाल करके दिखा दो, जान जाए, ले बच्चों का मन आ गया, अरे यार तो कल पढ़ाएंगे, जाओ जय, कल मिलते हैं।